हेलो एवरीवन। ये वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CUET की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी जो अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहता है, बेटर करना चाहता है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो उतना ही बेनिफिशियल है। और आप पूरी तरह से फुल अटेंशन के साथ CUET की तैयारी कर पाए, इसीलिए इस 101 वर्ब्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 4 शॉर्ट वीडियोस में आप इन इन वर्ब्स को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली जो आज की वर्ब है वो है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से नफरत करना। आई डिटेस्ट के बाद मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है ताकि आप वहां पे उस इंसान या उस वस्तु के नाम को यूज कर सके जिससे आपको नफरत है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिटेस्ट समीर या आई डिटेस्ट समीरा। मुझे समीर से नफरत है या मुझे समीरा से नफरत है। मैनी पीपल हेट अदर पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। कई लोग उन लोगों से नफरत करते हैं जो दूसरे धर्म के होते हैं। तो याद रहेगा दोस्तों, पहली वर्ब जो आज आपने सीखी वो है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से नफरत करना। दूसरी वर्ब है आज की फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का अर्थ होता है किसी काम को संभव बनाना या किसी काम को और आसान बना देना। इंग्लिश लैंग्वेज में फैसिलिटेट इन्वेंशंस इन इंडिया। अंग्रेजी भाषा भारत में आविष्कारों को होना संभव बना सकती है। यानी कि अंग्रेजी भाषा अगर कोई सीख जाए तो उसके लिए हायर स्टडीज करना इजी हो जाएगा और जिसकी वजह से वो इन्वेंशन कर पाएंगे। अ गुड टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग। एक अच्छा अध्यापक सीखने को आसान बनाता है। तो दूसरी वर्ब आपने जो आज सीखी हुआ है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट। थर्ड वर्ब है जो आज आप सीख रहे हैं वो है अपीज। APPEASE। APPEASE। अपीज का मतलब होता है किसी इंसान को वो चीज देना जो वो चाहता है, जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो जाए, या फिर किसी देश को वो देना जो वो चाहता है देश, जिससे कि युद्ध ना हो। He gave his wife a half dozen sarees to appease her. उसने अपनी पत्नी को आधा दर्जन साड़ियां दी उसके गुस्से को शांत करने के लिए। पाकिस्तान will relinquish कश्मीर in order to appease India. रेलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, हमेशा के लिए। खास तौर पर पाकिस्तान भारत को शांत करने के लिए या भारत को खुश करने के लिए या भारत का गुस्सा खत्म करने के लिए कश्मीर का त्याग देगा। कश्मीर का त्याग कर देगा, अपीज कर देगा, इंडिया को अपीज कर देगा। कैसे? बाय रेलिंक्विशिंग कश्मीर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है चौथी वर्ब जो आप सीख रहे हैं वो है निगेट। निगेट का अर्थ होता है बेअसर करना। बेअसर करना यानी कि उसका असर पड़ने ही ना देना। ठीक है, निगेट का मतलब होता है बेअसर करना। और निगेट का सिनोनिम है नलीफाई। नलीफाई NULLIFY। नलीफाई इसका सिनोनिम है। द पार्लियामेंट कैन नॉट निगेट कॉन्स्टिट्यूशन। संसद संविधान को बेअसर नहीं कर सकती है। संसद संविधान को बेअसर नहीं कर सकती है, इसका मतलब यह है कि संसद जो संविधान में लिखा है उसको बेअसर नहीं कर सकती है। संसद को संविधान के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। लैक ऑफ स्लीप विल निगेट ऑल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। नींद की कमी कसरत के सभी फायदों को बेअसर कर देगी। यानी कि आप कितनी भी कसरत कर लो, अगर नींद आपने भरपूर नहीं ली, नींद की अगर कमी हो गई तो कसरत का फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। लैक ऑफ स्लीप विल निगेट ऑल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। निगेट याद रहेगा, निगेट का सिनोनिम है नलीफाई। तो ये चौथी वर्ब आपने आज सीख ली। पांचवी वर्ब है लमेंट। लमेंट। लमेंट का मतलब होता है दुख व्यक्त करना। दुख व्यक्त करना। सुमन लमेंटेड द लॉस ऑफ हर जॉब। सुमन ने अपनी नौकरी जाने का दुख व्यक्त किया। यानी कि वो बहुत दुखी हो गई और इस बात को उसने जाहिर किया। द कोच लमेंटेड द डिफीट ऑफ द टीम। कोच ने टीम के हारने पर दुख व्यक्त किया। तो आज आपने जो पांचवी वर्ब सीखी वो है लमेंट। लमेंट दुख व्यक्त करना।
डिटीरियरेट नेक्स्ट वर्ब है, डिटीरियरेट, इसको पढ़ते हैं डिटीरियरेट। डिटीरियरेट का मतलब होता है बद से बदतर होना, यानी कि और खराब हो जाना, बद से बदतर होना या और खराब हो जाना, डिटीरियरेट। DETERIORATE, डिटीरियरेट। द पेशेंट्स हेल्थ इज डिटीरियरेटिंग, मरीज की हालत और खराब हो रही है। Their relationship deteriorated and they had to break up, उनका रिश्ता और खराब हो गया और उन्हें ब्रेकअप करना पड़ा। तो छठी वर्ब आपने जो आज सीखी वो है डिटीरियरेट, डिटीरियरेट बिकम वर्स। सातवीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वो है अक्सीड। अक्सीड के बाद हमेशा टू आता है, ठीक है। अक्सीड की स्पेलिंग है ACCEDE, ACCEDE, अक्सीड के बाद हमेशा टू आता है। अक्सीड का मीनिंग होता है किसी भी निवेदन या मांग को मान लेना, और दूसरा मीनिंग है इसका राजा या रानी के जैसे किसी हायर पोजीशन को प्राप्त कर लेना। द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू फार्मर्स डिमांड्स, सरकार ने किसानों की मांगे मान ली। द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू फार्मर्स डिमांड्स, याद रखना दोस्तों, एक्सीड के बाद हमेशा टू आता है। कंस एक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ वृष्णि किंगडम, कंस एक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ वृष्णि किंगडम, कंस ने वृष्णि साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया। अब आठवीं वर्ब आप जो सीख रहे हैं वो है कंडोन, कंडोन, CONDONE, कंडोन। कंडोन का अर्थ होता है जिस चीज को ज्यादातर लोग या हमारा समाज, जिस चीज को ज्यादातर लोग या हमारा समाज बुरा मानते हैं, उस चीज को देखकर भी नजरअंदाज कर देना या उसको होने देना, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, सहमत हो जाना उस चीज से, यानी कि उस बुरी चीज का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हो रही है तो कंडोन का मतलब है बुरी बात को नजरअंदाज कर देना, होने देना या स्वीकार कर लेना। We condone corruption, that's why politicians are corrupt. We condone corruption, that's why politicians are corrupt. हम करप्शन को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, इसीलिए नेता जो है करप्ट हैं। भीष्मा कंडोन्ड द्रौपदी's humiliation, humiliation का अर्थ होता है बेइज्जती। भीष्मा ने द्रौपदी की बेइज्जती को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया। तो आपने जो आज आठवीं वर्ब सीखी वो है कंडोन, CONDONE। नेक्स्ट है क्वॉश, QUASH, क्वॉश। क्वॉश का अर्थ होता है किसी बात को ऑफिशियली कहना कि ये सच नहीं है या वैलिड नहीं है, या अब, ठीक है, पहले हो सकता रही हो लेकिन अब वो लीगल भी नहीं है। और दूसरा मीनिंग है क्वॉश का बलपूर्वक, यानी कि बल का इस्तेमाल करके किसी एक्टिविटी को रोक देना, उसका दमन कर देना। द कंपनी क्वॉश द रूमर दैट इट्स CEO इज लीविंग द कंपनी, कंपनी ने इस रूमर को झूठ बताया कि कंपनी के CEO कंपनी छोड़ रहे हैं, कंपनी के CEO कंपनी छोड़ रहे हैं, इस बात को कंपनी ने क्या किया, झूठ बताया, बोला कि ये सच नहीं है। The company quashed the rumor that its CEO is leaving the company. The British quashed the revolt in 1957. The British quashed the revolt in 1957. अंग्रेजों ने 1957 के विद्रोह को शांत कर दिया था, दमन कर दिया था बलपूर्वक, ठीक है, बल का यूज करके, बाय फोर्स, यानी कि क्या किया था, 1957 में जो विद्रोह हुआ था उसको रोक दिया था, क्वॉश, ठीक है, याद रहेगा। ये 9वीं वर्ब आपने आज सीख ली। 10वीं वर्ब है रेकंसाइल, जो आप सीख रहे हैं रेकंसाइल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ब है। रेकंसाइल के 3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है दो ऑपोजिट सिचुएशन या दो ऑपोजिट आइडियाज या दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स से डील करने का, निपटने का तरीका ढूंढ लेना। और दूसरा मीनिंग है दो लोग जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, उनके बीच फिर से सुलह करा देना। और तीसरा मीनिंग होता है किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते हैं, तो हमारे पास उसको स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है।
I have reconciled my duties as a son with my responsibilities as a father. मैंने एक बेटे के रूप में अपने कर्तव्यों और एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, यानी कि उनको मैनेज करना का रास्ता ढूंढ लिया है। यानी कि मैं एक सन की भी ड्यूटी अच्छे से निभाता हूं और एक फादर होने की ड्यूटी भी अच्छे से निभाता हूं। ठीक है, उसका मैंने रास्ता खोज लिया है कि कैसे एक सन की भी सारी ड्यूटीज को निभाना है और एक फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। Who reconciled her and her parents? किसने उसके और उसके माता के बीच में सुलह करवाई? He couldn't reconcile his wife's death. वह अपनी पत्नी की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाया। वह अपनी पत्नी की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि उसको अभी भी बहुत ज्यादा दुख है उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने का। तो 10वीं वर्ब जो आपने सीखी वो है रेकंसाइल। रेकंसाइल, RECONCILE, रेकंसाइल। 11वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वो है डिनंशिएट। डिनंशिएट, डिनंशिएट का सिनोनिम है डिनाउंस, डेप्रिकेट, डिस्परेज यानी कि कंडेम। हिंदी में कहते हैं आलोचना करना। डिनंशिएट का मीनिंग है आलोचना करना और इसके सिनोनिम है डिनाउंस, डेप्रिकेट, डिस्परेज और कंडेम। Dhruv Rathi denunciated the government's new foreign policies. Dhruv Rathi denunciated the government's new foreign policies. ध्रुव राठी ने सरकार की नई विदेश नीतियों की आलोचना की। तो आपने 11वीं वर्ब जो आज सीखी वो है डिनंशिएट और इसके सिनोनिम है डिनाउंस, डेप्रिकेट, डिस्परेज और कंडेम। 12वीं वर्ब जो आज सीख रहे हैं वो है एब्डिकेट। क्या है एब्डिकेट? एब्डिकेट का मतलब होता है राजा या रानी के पद को त्याग देना या राजा रानी बनने से मना कर देना। दूसरा मीनिंग है कोई और चीज त्याग देना, ये छोड़ देना जिसको हम कहते हैं। भरत एब्डिकेटेड सो दैट श्री राम कुड बिकम किंग। भरत ने राज सिंहासन त्याग दिया, यानी कि भरत ने राजा बनने को रिफ्यूज कर दिया ताकि श्री राम राजा बन सकें। His father abdicated major responsibilities for him. His father abdicated major responsibilities for him. उसके पिता ने बड़ी जिम्मेदारियां उसके लिए छोड़ दी कि भैया अब तुम ही निभाओ इन बड़ी जिम्मेदारियों को। तो 12वीं वर्ब आपने जो सीखी वह एब्डिकेट। एब्डिकेट। नेक्स्ट है एक्सपरगेट। एक्सपरगेट, और ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत करंट में ही इस वर्ब का यूज भी किया जा रहा है। एक्सपरगेट, EXPURGATE, EXPURGATE, एक्सपरगेट। एक्सपरगेट का मतलब होता है किसी किताब, किसी स्पीच या किसी मूवी स्टोरी, कुछ भी हो सकता है, में से कुछ हिस्सा हटा देना। The Supreme Court ordered NCERT to expurgate a chapter from a book. The Supreme Court ordered NCERT to expurgate a chapter from a book. Supreme Court ने NCERT को एक किताब में से एक चैप्टर हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक किताब में से एक चैप्टर हटाने का एनसीईआरटी को आदेश दिया, एक्सपरगेट किया। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों एक्सपरगेट। ये आपने 13वीं वर्ब सीख ली। 14वीं वर्ब है बिसीज। बिसीज का मतलब होता है किसी स्थान को आर्मी के द्वारा घेर लेना। किसी स्थान को आर्मी के द्वारा घेर लेना चारों ओर से। और दूसरा मीनिंग है इसका किसी को बड़ी संख्या में आकर घेर लेना। दोनों मीनिंग सिमिलर लग रहे हैं, पर अंतर यह है कि एक में आर्मी की बात हो रही है और एक में ज्यादा संख्या में कोई भी चीज हो सकती है जो घेर रही है किसी और को। The Golden Temple was besieged in June 1984. The Golden Temple was besieged in June 1984. गोल्डन टेम्पल को जून 1984 में आर्मी द्वारा घेरा गया था। गोल्डन टेम्पल को जून 1984 में आर्मी द्वारा घेरा गया था। ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि गोल्डन टेम्पल में कुछ आतंकवादियों ने आम जनों को बंधक बना लिया था जून 1984 में, और तब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था, यानी कि उन लोगों को छुड़ाने का जिनको बंधक है और आतंकवादियों को या तो गिरफ्तार करने का या मारने का आदेश था, जिसमें
बहुत सक्सेसफुली आर्मी ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। द गोल्डन टेम्पल वॉज besieged इन जून 1984। याद रहेगा ना दोस्तों? अब रिपोर्टर्स besieged Allu Arjun outside the airport। रिपोर्टर्स besieged Allu Arjun outside the airport। रिपोर्टर्स ने अल्लू अर्जुन को एयरपोर्ट के बाहर घेर लिया, है ना। रिपोर्टर्स की आदत हो जाती है सेलिब्रिटीज को घेरने की। तो अल्लू अर्जुन दिख गया एयरपोर्ट के बाहर और फटाफट उन्हें घेर लिया ताकि फोटो खींच सके। बिसीज, बिसीज की स्पेलिंग याद रखना दोस्तों, ये 14वीं वर्ब है जो आपने सीखी है। BESIEGE, BESIEGE, बिसीज। 15वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वो है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज की मात्रा को घटाना, कम कर देना, इतना कम कर देना कि वो ना के बराबर बची है। He depleted all his money when he started gambling। उसने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए जब उसने जुआ खेलना शुरू किया। ठीक है, जुए में यानी कि सारे पैसे उड़ा दिए उसने, अब ना के बराबर ही पैसे बचे हैं। The fire depleted trees in the forest। The fire depleted trees in the forest। आग ने जंगल में पेड़ों की मात्रा घटा दी, यानी कि आग में जल के पेड़ नष्ट हो गए। ये 15वीं वर्ब आपने सीख ली, डिप्लीट, DEPLETE, DEPLETE, डिप्लीट। 16वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वो डिराइड। डिराइड, डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या करना? मजाक उड़ाना। डिराइड का सिनोनिम है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल, डिराइड का सिनोनिम है रिडिक्यूल। He has got third position in his class। Instead of praising, you are deriding him। उसकी कक्षा में तीसरी पोजीशन आई है, तारीफ करने के बजाय आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। He is often derided for his short height। He is often derided for his short height। उसका अक्सर उसकी छोटे कद की वजह से मजाक उड़ाया जाता है। उसका अक्सर उसके छोटे कद की वजह से मजाक उड़ाया जाता है। He is often derided for his short height। तो जो आपने 16वीं वर्ब आज सीखी वो है डिराइड। डिराइड का सिनोनिम है रिडिक्यूल। ये 16वीं वर्ब आपने सीख ली। 17वीं वर्ब जो आप आज सीख रहे हैं वो सिजल। सिजल, सिजल का मतलब होता है तलने की आवाज आना। तलने की आवाज आना यानी कड़कड़ाना। सिजल का सिनोनिम है क्रैकल। सिजल का सिनोनिम है क्रैकल। I can hear the potatoes sizzling in the cauldron। I can hear the potatoes sizzling in the cauldron। cauldron का अर्थ होता है दोस्तों कड़ाही। कड़ाही, तो मुझे कढ़ाई में आलू तलने की आवाज आ रही है। मुझे कढ़ाई में आलू तलने की आवाज आ रही है। दोस्तों हियर जो वर्ब है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है मेन वर्ब की तरह, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स की खास बात यही होती है कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकते हम कि आई एम हियरिंग द पोटैटो सिजलिंग इन द कॉल्ड्रोन। ये कंप्लीटली ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। जब भी हमें कभी बोलना हो कि मुझे सुनाई दे रहा है तो आप बोलोगे आई कैन हियर। आई एम हियरिंग नहीं, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, आई कैन हियर द पोटैटोज सिजलिंग इन द कॉल्ड्रोन, यानी मुझे कढ़ाई में आलू तलने की आवाज आ रही है, कड़कड़ाने की आवाज आ रही है। तो 17वीं वर्ब जो आपने आज सीखी हुआ सिजल। सिजल, और सिजल का सिनोनिम है क्रैकल। क्रैकल, SIZZLE, सिजल। 18वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वह स्कॉर्च। स्कॉर्च का अर्थ होता है कोई चीज की ऊपरी सतह जला देना, यानी कि उसके सरफेस को जला देना। हिंदी में हम कहते हैं झुलसाना, यानी कि वो चीज पूरी तरह नहीं जलती है, बस वो सिकुड़ जाती है, उसकी ऊपर की सतह इस तरह से जली है। I scorched my trousers when I was ironing। मैंने अपनी पैंट जला दी जब मैं प्रेस कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पैंट की जो ऊपरी की सतह है वो जल गई। ठीक है, पूरी तरह से जल के राख नहीं हुई। I scorched my trouser when I was ironing। Scorch 18 वर्ब जो आपने आज सीखी वो है scorch। 19वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वो है scald। दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन भी है scald। ठीक है, और स्पेलिंग अलग है। इसकी स्पेलिंग क्या है? SCALD। SCALD, scald। ठीक है, डांटना भी होता है scald, उसमें C के बाद O आता है, तो वो स्कॉल्ड डांटने वाला नहीं है। स्कॉल्ड का मतलब होता है, स्कॉल्ड का मतलब होता है
किसी गर्म द्रव्य से किसी को जला देना, किसी हॉट लिक्विड से किसी को जला देना। It has happened twice when I scalded my arm while cooking. ऐसा 2 बार हुआ है जब मैंने अपने हाथ को खाना बनाते वक्त जला लिया है। ठीक है, ऐसा 2 बार हुआ जब मैंने अपने हाथ को खाना बनाते वक्त जला लिया। यानी कि कुछ लिक्विड, गर्म पानी या कोई गर्म चाय या कुछ भी ऐसा गर्म मेरे हाथ पे गिर गया था और जल गया था। ठीक है, स्कॉल्ड। बर्न नहीं कहते उसको, स्कॉल्ड कहते हैं। ठीक है। शी पर्पसली poured hot water on him and scalded him. उसने जानबूझकर उसके ऊपर गर्म पानी गिराकर उसे जला दिया। तो 19वीं वर्ब जो आपने सीखी, स्कॉल्ड, SCALD, स्कॉल्ड। 20वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वो इवोक। इवोक का मतलब होता है कोई बीती हुई बात की याद दिलाना या कोई भावना आपके अंदर जगा देना। Evoke. When I see trees in Delhi, they always evoke days I spent in my village. When I see trees in Delhi, they always evoke days I spent in my village. जब भी मैं दिल्ली में पेड़ देखता हूं, वे हमेशा मेरे गांव में बिताए हुए दिनों की मुझे याद दिला देते हैं। जब भी मैं दिल्ली में पेड़ देखता हूं, वे हमेशा मुझे मेरे गांव में बिताए हुए दिनों की याद दिला देते हैं। When I see trees in Delhi, they always evoke days I spent in my village. Dhurandhar evoked patriotism in the beginning of 2026. Dhurandhar evoked patriotism in the beginning of 2026. धुरंधर ने 2026 की शुरुआत में देशभक्ति जगा दी। धुरंधर ने 2026 की शुरुआत में देशभक्ति जगा दी। आजकल हर जगह धुरंधर की ही बात हो रही है ना। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप भी धुरंधर हो और CUT में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, तो आपने 20 वर्ब सीखी, 20वीं है इवोक। अब 21वीं वर्ब देख लो। 21वीं वर्ब है प्रवोक। प्रवोक। 20वीं सीखी इवोक, अब 21वीं है प्रवोक। प्रवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। एक मीनिंग होता है उकसाना या भड़काना, और दूसरा मीनिंग है कोई भावना या कोई रिएक्शन पैदा करना, कोई भावना रिएक्शन पैदा करना। You provoked me to slap you. You provoked me to slap you. तुमने मुझे उकसाया तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए, तुमने मुझे भड़काया तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। You provoked me to slap you. The film Baby Number 1 provoked both tears and laughter. The film Baby Number 1 provoked both tears and laughter. Baby Number 1 फिल्म ने आंसू और हंसी दोनों पैदा की। यानी कि वो फिल्म जिसने देखी उसको रोना भी आया और हंसना भी आया। अगर आप में से किसी ने बेबी नंबर 1 फिल्म नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत ही अच्छी फिल्म है। डेविड धवन ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। हाँ, वही डेविड धवन, वरुण धवन के पापा जी। और इस फिल्म में हीरो है सलमान खान, हीरोइन है करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन। अनिल कपूर और तब्बू ने भी बहुत अच्छा रोल किया है इस फिल्म में। कुल मिला के फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है। तो 21वीं वर्ब आपने जो सीखी वह प्रवोक। नेक्स्ट है 22वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वह रिससिटेट। रिससिटेट। रिससिटेट का मतलब होता है बेहोश हुए इंसान को होश में लाना या मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करना। रिससिटेट स्पेलिंग है RESUSCITATE। RESUSCITATE, resuscitate. My brother had stopped breathing, but my father was able to resuscitate him. My brother had stopped breathing, but my father was able to resuscitate him. मेरे भाई ने सांस लेना बंद कर दिया था, यानी कि मेरे भाई को सांस आना बंद हो गई थी, पर मेरे पिता ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। रिससिटेट, ये आपने 22वीं वर्ब सीखी। 23वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वह रीइंबर्स। रीइंबर्स, REIMBURSE, रीइंबर्स। इसका मीनिंग होता है उस इंसान को उतने पैसे दे देने जितने उसने खर्च किए हैं। The company will reimburse you in full for your traveling expenses. The company will reimburse you in full for your traveling expenses. कंपनी आपके आने जाने के सारा खर्चा आपको वापस कर देगी। कंपनी आपके आने जाने के सारे खर्चे को आपको वापस कर देगी, वो भी फुल पेमेंट, इन फुल।
रीइंबर्स, ये है 23वीं वर्ब जो आपने आज सीखी। 24वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं, कॉन्वलेस। कॉन्वलेस, CONVALESCE, कॉन्वलेस। कॉन्वलेस इसका प्रोनाउंसिएशन है। कॉन्वलेस का मीनिंग है किसी भी बीमारी या चोट से धीरे धीरे ठीक होना। किसी बीमारी या चोट से धीरे धीरे ठीक होना, कॉन्वलेस। और कॉन्वलेस का सिनोनिम है रिकूपरेट। रिकूपरेट, याद रखना दोस्तों, कॉन्वलेस का सिनोनिम है रिकूपरेट, यानी कि किसी बीमारी या चोट से धीरे धीरे ठीक होना। He's convalescing from typhoid. He's convalescing from typhoid. वह टाइफॉइड से धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये 24वीं वर्ब आपने सीखी, कॉन्वलेस, और स्पेलिंग है CONVALESCE, कॉन्वलेस, और इसका सिनोनिम है रिकूपरेट। 25वीं वर्ब आज आप जो सीख रहे हैं वो है रेजनेट। रेजनेट, RESONATE, RESONATE। रेजनेट का मतलब होता है किसी चीज से गहराई से जुड़ जाना, किसी चीज से या किसी व्यक्ति से गहराई से जुड़ जाना। और दूसरा मीनिंग है किसी जगह को आवाज से भर देना, यानी कि उस पूरे जगह में वही आवाज सुनाई दे रही है, गूंज रही है। ठीक है, his speeches resonate with the public. His speeches resonate with the public. उसके भाषण पब्लिक के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं। उसके भाषण पब्लिक के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं, यानी कि पब्लिक उसके भाषणों के जरिए उससे जुड़ जाती है। यानी कि पूरा पब्लिक को लगता है कि हाँ, यही तो हम सुनने के लिए आए थे जब उसकी स्पीच को सुनते हैं। His speeches resonate with the public. The siren resonated throughout the area. The siren resonated throughout the area. पूरे एरिया में सायरन की आवाज भर गई थी, यानी कि सारे एरिया में सायरन की ही आवाज आ रही थी। ठीक है, गूंज रही थी, एक तरह से कह लो, सायरन की आवाज। रेजनेटेड थ्रू आउट द एरिया। ये 25वीं वर्ब है और आज के लिए लास्ट वर्ब है दोस्तों, रेजनेट। टोटल आपने 25 वर्ब सीख लिए आज, जो आपको CUT एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाली है। यहां तक कि अगर कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि SSC या किसी भी और बैंकिंग रेलवेज की तैयारी कर रहा है तो ये वर्ब बहुत ही काम की है, इनके बिना गुजारा नहीं होगा। ये वर्ब आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आज करो या कल, और आप आसानी से याद कर पाओ, समझ पाओ। इसीलिए मैंने इन वर्ब्स को, इन 101 वर्ब्स को 4 वीडियो में बदला है। ठीक है, तो ये पहला आपको पार्ट आपने आज सीख लिया है जिसमें है 25 वर्ब। अब दूसरा जब पार्ट में अपलोड करूंगा 24 घंटे के बाद दूसरा पार्ट में अपलोड कर दूंगा, उसमें भी होंगी आगे की 25 वर्ब। इसी तरह तीसरे जो पार्ट होगा उसमें भी 25 वर्ब होंगी और लास्ट पार्ट में 26 वर्ब होंगी। टोटल हो जाएंगी 101 verbs which are highly important verbs you cannot do without. ठीक है, if you want to succeed in CUET exam. Thank you friends for watching this video. Bye friends.